So today's topic is how do organism reproduce। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और ये चैप्टर इस चीज के बारे में है कि रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है और रिप्रोडक्शन क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जब किसी भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म की मदद से किसी नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है या उसका प्रोडक्शन होता है तो फिर ये क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। लेकिन दोनों यदि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उससे जो न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन हुआ है वो कैसे होने चाहिए, वो सेम स्पीसीज के होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो हम कह सकते हैं, फिर आगे चलते हैं तो आगे क्या है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो रिप्रोडक्शन मेजरली दो टाइप के होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। फिर वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, जो रिप्रोडक्शन है वो हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो इसका आंसर है कि इट एंश्योर कम्युनिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये क्या करता है, ये लाइफ की एग्जिस्टेंस को अर्थ के ऊपर शो करता है कि अगर रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन आएगा और वेरिएशन आएगा तो जो लाइफ है वो अर्थ के ऊपर हमेशा एग्जिस्ट रहेगी। फिर आगे आ जाता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमने पढ़े थे, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, इसमें क्या रहता है, सिंगल पेरेंट रहता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक से ज्यादा मीन्स दो पेरेंट्स रहते हैं, एक मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी किसी टाइप का कोई वेरिएशन शो नहीं करता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन शो करता है क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, एक मेल और एक फीमेल। फिर अब हम देख लेते हैं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पहले उसको हम स्टडी करेंगे। तो अभी हमने देखा कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व रहता है, कोई वेरिएशन नहीं होता, कोई गैमेट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मोड्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से मोड हो जाते हैं, सबसे फर्स्ट है फिजन। फिजन मेजरली क्या होता है कि जब कोई एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर दो ऑर्गेनिज्म बना ले, तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, फिजन कहलाता है। मोस्टली ये अमीबा में देखने के लिए मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये जो फिजन का प्रोसेस है, फिजन में होता क्या है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, यानी एक अमीबा होगा और वो आगे कंस्ट्रक्ट होकर क्या बना लेगा, वो दो डॉटर अमीबीज का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, फिजन कहलाता है। दो टाइप का होता है ये, एक बाइनरी फिजन, एक मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होगा कि हमेशा एक इंडिविजुअल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। बट अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो ये जो फिजन है या ये जो टाइप है फिजन का, ये सिर्फ तब अटेम्प्ट किया जाता है जब कंडीशन अनफेवरेबल हो। तो मल्टीपल फिजन में एक ही सेल होगी लेकिन वो अपने चारों तरफ क्या बना लेती है, एक सिस्ट बना लेती है। और सिस्ट बनाने के बाद अनफेवरेबल कंडीशन में उसी सिस्ट के अंदर मल्टीप्लीकेशन होती रहती है। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो सिस्ट ब्रेक हो जाएगी और सिस्ट को ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि जितने भी जो ऑर्गेनिज्म उसमें थे, मतलब जितने भी, जैसे प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल हो गया, तो प्लाज्मोडियम इसी तरह से मल्टीप्लाई करेगा। तो जितने भी प्लाज्मोडियम होंगे वो इधर उधर फैल जाएंगे और वो आगे कोई भी डिसीज या कुछ चीजें फैलाने का काम करेंगे। अब ऐसे बाइनरी फिजन में अमीबा का एग्जाम्पल हो गया, या फिर हम पैरामीशियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यूग्लिना का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर हमारा लेजमेनिया हो सकता है। तो ये कैसे करते हैं, ये बाइनरी फिजन के थ्रू करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बडिंग की। बडिंग क्या प्रोसेस होता है, तो बडिंग में क्या होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, और इसमें क्या हो रही है, इसकी बॉडी में छोटी सी बड निकल रही है। और ये जो बड है
ये क्या करेगी, ये पहले पेरेंट प्लांट से न्यूट्रिशन लेगी, फिर धीरे धीरे ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी, और इंडिपेंडेंट होने के बाद ये क्या हो जाएगी, ये बॉडी से डिटैच हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बडिंग कहलाता है। अब ये जो बडिंग का प्रोसेस है ये यूनिसेलुलर में भी होता है और मल्टीसेलुलर में भी, लेकिन कैसे, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें देखने के लिए हमको मिलता है। तो यूनिसेलुलर में हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ईस्ट, और मल्टीसेलुलर में हाइड्रा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि अभी आपने स्क्रीन पे देखा था। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये फिगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है स्पोरेंजिया, जो कि एक स्टॉक्स के ऊपर लगा हुआ है। अब इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या डेवलप होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स डेवलप होते हैं। स्पोर होते क्या हैं, तो वो जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, या कह सकते हैं कि जिन फ्लावर्स के ऊपर या कह सकते हैं कि जिन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर नहीं आते, तो वो क्या करते हैं, वो स्पोर्स की मदद से रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन में एग्जांपल आपका राइजोपस हो सकता है, ब्रेड माउल्ड हो सकता है, और सबसे स्पेशल पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक के तौर पे आजकल और काफी टाइम से यूज भी किया जाता है। तो ये भी कैसे ग्रो करता है, ये स्पोर फॉर्मेशन की मदद से करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका रीजनरेशन। तो अगर हम रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन क्या प्रोसेस होता है, जिस तरह से आपने देखा है कि छिपकली की जो पूंछ होती है, तो छिपकली अपनी पूंछ को छोड़ देती है और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो पूंछ उसकी फिर से ग्रो कर जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी टेल में क्या होती है, रीजनरेटिंग सेल्स होती हैं। तो रीजनरेशन प्रोसेस क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म का किसी इंजरी की वजह से या किसी भी रीजन से जो कुछ पार्ट है वो टूट गया या अलग हो गया, तो वो क्या होगा कि वहां पर रीजनरेटिंग सेल होंगी, तो वो क्या करेंगी, उस पार्ट को दोबारा से ग्रो करने में मदद करेंगी, और पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हमें देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, या लिजार्ड की जो टेल होती है। तो जिन भी ऑर्गेनल्स के पास या जिन भी ऑर्गन्स के पास रीजनरेटिंग सेल्स होती हैं, वो इस तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है कि ये स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल हो गया इसमें। तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब कोई भी जो स्ट्रैंड होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब वो कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद वो स्प्लिट होता है, और स्प्लिट होने के बाद वो क्या करता है कि जितने पार्ट्स में वो स्प्लिट होगा उतने ही नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म उससे बनेंगे, प्रोडक्शन होगा उनका। जैसे स्पायरोगायरा हो गया, तो स्पायरोगायरा इसका एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन का। फिर नेक्स्ट आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि इसका लास्ट पार्ट है मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो प्रोसेस होता है जहां पर जो प्लांट होता है उसका किसी भी प्लांट पार्ट, कोई स्टेम हो सकती है, रूट हो सकती है, या लीफ हो सकती है, तो इसकी मदद से क्या होगा कि जो पूरा प्लांट है वो डेवलप होगा, तो या प्रोडक्शन होगा नए प्लांट का किसी भी प्लांट पार्ट से। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दो टाइप का होता है ये, एक नेचुरल हो गया और एक आर्टिफिशियल हो गया। नेचुरली ये बाय रूट हो सकता है, बाय स्टेम हो सकता है, बाय लीफ हो सकता है। आर्टिफिशियली बाय कटिंग हो सकता है, लेयरिंग हो सकता है, ग्राफ्टिंग हो सकता है। ये प्रोसेस अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमने देख लिया मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारा जो टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसको थोड़ा सा हम डीप में पढ़ते हैं। अभी कहा चल, तो हट जल्दी निकल, चल। ऐसी शांत पड़ी, मैं खा लेके आ रही हूँ, खा लियो। छोड़ो मत जाइए। आऊंगी मैं निकलेंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो हमारा क्या आ जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आ जाता है। तो जिसका फ्लो चार्ट अभी हमने देखा था, द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट आर obtained फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक स्टेम, रूट एंड लीफ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हमें किसी भी प्लांट पार्ट से, वो स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, या लीफ हो सकता है, इन प्लांट पार्ट से क्या होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है या नया प्लांट बनता है, और यहाँ पर किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की भी जरूरत नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फिर नोट देखते हैं, आपने
आपने देखा होगा कि जैसे अभी बरसात का सीजन चल रहा है तो कुछ मैदान ऐसे हैं कि जहां पर ग्रासेस वगैरह देखने के लिए भी नहीं मिलती, लेकिन जब बरसात का सीजन आता है तो उस टाइम पर आप देखते हो कि हम वहां कोई सीड भी नहीं डालते, कुछ नहीं डालते, लेकिन तब भी वहां पे जो ग्रासेस होती है बारिश के बाद ग्रो कर जाती है। तो वो किस वजह से? वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की वजह से ही, क्योंकि जब पहले फील्ड को साफ किया होगा तो उस टाइम ओल्ड स्टेम रह गई होंगी कुछ ग्रीन प्लांट की, तो वहां उसी की मदद से, उस पार्ट्स की मदद से क्या होता है कि जो ग्रीन ग्रास है वो दोबारा से ग्रो कर जाती है। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखें तो मेजरली ये कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल हो गया और एक हो गया आर्टिफिशियल। तो पहले हम नेचुरल की बात करेंगे और इसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस तरह से होता है? बाय रूट हो सकता है, बाय स्टेम हो सकता है, बाय लीफ हो सकता है। और इसमें एग्जाम्पल जैसे रूट के थ्रू कौन से प्लांट है, न्यू प्लांट है जो ग्रो करते हैं, तो वो हो गया स्वीट पोटैटो और डालिया। अगर हम स्टेम के थ्रू देखना चाहते हैं तो पोटैटो ट्यूबर हो गया या फिर कैरिसेंथम हो गया। तो ये किसके थ्रू ग्रो करते हैं? स्टेम के थ्रू ग्रो करते हैं। और लीव्स की अगर बात करें तो बोगोनिया या फिर ब्रायोफाइलम लीफ। तो ये जो लीव्स होती हैं ये क्या करती है? सिर्फ लीफ ही पूरे नए प्लांट को बनाने में मदद करती है और इसी से पूरा प्लांट ग्रो कर जाता है। तो वो तो देखा आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरल टाइप का कौन कौन सा है। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो इसमें पहला जो प्रोसेस है, 3 टाइप के प्रोसेस इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो फर्स्ट हो गया कटिंग, सेकंड हो गया लेयरिंग एंड थर्ड इज दैट ग्राफ्टिंग। अगर हम कटिंग की बात करते हैं तो कटिंग वो प्रोसेस होता है जब हम किसी भी प्लांट पार्ट को कट करके और उसे बो देते हैं या फिर ग्रो होने के लिए जमीन में गड़ा देते हैं या छोड़ देते हैं, तो ये कटिंग प्रोसेस हो गया। लेयरिंग प्रोसेस क्या होता है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वीक स्टेम है वो झूलते हुए नीचे की तरफ आ रही है और वो सॉइल को टच कर रही है, और सॉइल को टच करने के बाद वो क्या करेगी कि वो वहीं से ही दूसरा नया प्लांट बनाना स्टार्ट कर देगी। और फिर जो पीछे वाली, जो पहले वाली वीक स्टेम थी वो वहां से डिटैच हो जाएगी और आगे जो नई वाली स्टेम थी वो ग्रो करने लग जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है ये लेयरिंग कहलाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जैसे कोई भी 2 ट्री है हमारे पास सेम स्पीसीज के, तो उन दोनों के सिकॉन और स्टॉक को हम एक्सचेंज कर देते हैं। अब सिकॉन क्या होता है और स्टॉक क्या होता है? तो जैसे किसी भी ट्री को अगर हम लेटरली कट करेंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? वो स्टॉक कहलाता है। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जैसे ये हमारे पास कोई ट्री हो गया, इसको हमने इस तरह से लेटरली कट किया, तो ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। और नीचे वाला हिस्सा, सॉरी, ऊपर वाला सिकॉन कहलाएगा और नीचे वाला क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट के जो सिकॉन और स्टॉक होते हैं वो दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देंगे और एक्सचेंज करने के बाद उसे अच्छे से टाइप कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ये ग्राफ्टिंग प्रोसेस होता है। अच्छा, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में हमने देख लिया कि ये तीनों प्रोसेस में क्या होता है और ये इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो इन एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि कोई भी जो प्लांट होता है, एक तो वो कम टाइम ड्यूरेशन पे ग्रो हो जाता है और उसको थोड़ी लेस केयर की जरूरत होती है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो हमारा क्या आ जाता है? वो आ जाता है टिश्यू कल्चर। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर हम कह सकते हैं, नाम से पता चलता है टिश्यू एंड कल्चर। टिश्यू मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम ग्रुप ऑफ सेल यानी थोड़ी सी सेल्स की मदद से एक नया प्लांट बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि कोई भी जो प्लांट होता है उसके हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेंगे। कौन से लेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेंगे। ये ही वाले टिश्यू क्यों लेने हैं? क्योंकि ये जो टिश्यू होते हैं, अगर कोई डिसीज्ड प्लांट भी है तो उसके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? डिसीज फ्री होते हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम लेंगे किसी भी प्लांट से और उसे लेने के बाद क्या करेंगे कि उन टिश्यूज की मदद से ही हम क्या करेंगे कि किसी नए प्लांट को बनाने के लिए, अंदर आना है, चौक ढूंढना है, 2 मिनट और रुक जा। तो हम क्या करेंगे कि उन्हीं
थोड़े से टिश्यूज से, जो कि हमने किसी भी प्लांट की रूट या स्टेम की टिप से हमने कलेक्ट किए होंगे, कौन से टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो उनसे हम नया प्लांट बनाएंगे। अभी हम देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है और इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या है। तो इस प्रोसेस का जो एडवांटेज है वो ये है कि ये एक तो बहुत ही ज्यादा फास्ट टेक्निक है, बहुत ही जल्दी जो प्लांट होते हैं वो इससे ग्रो करते हैं। दूसरा हो गया कि इससे जो भी प्लांट हमको मिलेगा वो कैसा होगा, डिसीज फ्री होगा। और तीसरी चीज ये है कि इस प्रोसेस से ग्रो करने वाले प्लांट के लिए बहुत ही कम स्पेस की जरूरत होती है। और इसमें जो सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर किसी भी फसल को ग्रो करने के लिए कोई सीजन नहीं होता। पूरे साल में किसी भी टाइम पर हम कोई भी फसल को ग्रो कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि टिश्यू कल्चर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि किसी प्लांट के थोड़े से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने कलेक्ट कर लिए और उनको एक आर्टिफिशियल मीडियम में हमने रखा। आर्टिफिशियल मीडियम मतलब कि एक लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें जो टिश्यू है उसको ग्रो करने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हों। फिर ये जो टिश्यू होगा जब ये डेवलप हो जाएगा तो ये क्या कर लेगा, कुछ गुच्छी टाइप बना लेगा बहुत सारे टिश्यूज की इकट्ठी करके। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। और ये जो कैलस है इसको हम किसी और हार्मोन वाले मीडियम में डाल देंगे। तो तब क्या होगा कि ये एक छोटा प्लांटलेट बनाएगा और प्लांटलेट बनाने के बाद इस प्लांटलेट को हम क्या कर लेंगे कि कुछ टाइम स्टाइल कंडीशन में रखेंगे और उसके बाद हम इसको सॉइल में लगा देंगे। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, एक मैच्योर प्लांट मिल जाएगा। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।